नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट या साथ में किसी भी टीईटी एग्जाम दे रहे हों तो बिल्कुल वीडियो को निश्चिंत होकर देखिएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित रखे हैं, तो एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, कमेंट करते चलना है आपको साथ में। देखिए, कमेंट करने से आप विधिवत रूप से बिल्कुल सभी चीज़ों को समझ सकेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हम चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। और सबसे पहला प्रश्न ये रहा हमारा स्क्रीन पर। कह रहा है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य बताना है आपको, क्या होगा। तो देखिए, अवरोधन पहला ही देखिए बिल्कुल प्रीवियस ईयर का प्रश्न रखा है मैंने, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है। और सीटेट देखिए इतने सारे सेट बनाएगा सीटेट, क्योंकि लगातार देखिए ऑनलाइन परीक्षा 10 से 15 दिन चलती है, तो इतने सारे प्रैक्टिस सेट बनाता है। तो देखिए प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर दोहराए जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए आपका जो यूपी टेट का मैंने यहाँ पर प्रश्न रखा है, क्योंकि यूपी टेट में अवरोधन और अपव्यय से संबंधित प्रश्न देखिए पूछे गए हैं। तो देखिए इस प्रश्न को पूछे जाने के चांस बनेंगे सीटेट में, तो बिल्कुल आप देखिए अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है इसको। कह रहा है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य बताना है। देखिए जो अवरोधन होता है वो इसका अर्थ आपको समझ में यदि आ गया तो देखिए बिल्कुल आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। देखिए जो अवरोधन होता है वो होता है रुकना। देखिए अवरोधन का मतलब होता है रुकना, अवरोध पैदा होना। तो देखिए अवरोधन से तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुकना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले विकल्प देखेंगे, फिर इसके बाद में आंसर लगाएंगे कि हमारा कौन सा सही विकल्प हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला विकल्प कह रहा है कि बालक का विद्यालय न आना अवरोधन कहलाएगा। ऑप्शन दूसरा कहलाता है। ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि देखिए किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में क्या है, बना रहना। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि बालक के द्वारा क्या है, विद्यालय छोड़ देना। तो देखिए यहाँ पर अपव्यय और अवरोधन से संबंधित प्रश्न है, और इसका सही आंसर बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अवरोधन का तात्पर्य होता है कि देखिए क्या होता है, रुकना। देखिए एक ही कक्षा में क्या है, बार बार फेल होते रहना। जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, जिससे देखिए जो प्रारंभिक शिक्षार्थी होते हैं, जो 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं, उसमें क्या है, बच्चे का लगातार एक ही कक्षा में क्या है, एक ही कक्षा में लगातार फेल होते रहना क्या कहलाएगा, एक ही कक्षा में लगातार फेल होते रहना। इसीलिए क्या है, वो क्या है, 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में बना रहता है। तो इस स्थिति को देखिए अवरोधन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में बना रहना। किस लिए बना रहना, वो क्या होता है, उसके द्वारा देखिए क्या होता है कि एक ही कक्षा में क्या है, वो फेल होता रहता है। इसके कारण क्या करते हैं, वो एक ही कक्षा में बना रहता है, 1 से अधिक वर्ष के लिए एक ही कक्षा में बना रहता है। तो इस स्थिति को अवरोधन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो दूसरा शब्द आता है वो आता है अपव्यय। देखिए जो दूसरा शब्द आता है वो आता है अपव्यय। तो आपको इसको भी याद रखना है, क्योंकि अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या ज्यादातर देखने को मिलेगी वो 1 से 8 तक की कक्षाओं में देखने को मिलेगी। तो इसको आपको याद रखना है। और जो अपव्यय और अवरोधन की जो समस्याएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह भी प्रश्न बन चुका है कि जो अपव्यय और अवरोधन की समस्याएं हैं वो किस शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, प्रारंभिक शिक्षा से, उच्च प्राथमिक शिक्षा से, या फिर देखिए हाई स्कूल। देखिए ऐसे ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे। तो देखिए जो अपव्यय और अवरोधन की समस्याएं हैं वो किस शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए हमने अवरोधन समझ लिया है, इसके बाद में बात करेंगे अपव्यय पर। ये अपव्यय क्या होता है। तो देखिए शिक्षार्थी के द्वारा, देखिए विद्यार्थी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरे किए बिना ही क्या है, विद्यालय छोड़ देना। 1 से 5 तक की जो क्या है, वो शिक्षा पूर्ण किए बिना ही वो क्या है, विद्यालय छोड़ देता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अपव्यय बोला जाता है। देखिए जब वो विद्यालय छोड़ देगा तो उसका देखिए पूरा समय बर्बाद होगा। देखिए जो अपव्यय का मतलब क्या होता है, बर्बाद होता है। यहाँ पर देखिए जब कोई बालक क्या करता है, किसी कक्षा में या पाठ्यक्रम में क्या करता है, दाखिला ले लेता है, उसके पश्चात क्या कर देता है, उस कोर्स को पूरा किए बिना क्या करता है, उसे छोड़ देता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अपव्यय बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। या फिर ऐसा समझिएगा कि प्राथमिक शिक्षा, देखिए बच्चे के द्वारा
छात्र के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरे किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा? अपव्यय कहलाएगा। बिल्कुल देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ में दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। बिल्कुल देखिए इंपोर्टेंट, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। और आपको बता दें, सीटेट एग्जाम की देखिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो निश्चिंत होकर बिल्कुल पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न देखिए मुख्यतः ये प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न रखा है, कह रहा है कि किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने के मात्र से बच्चे क्या करते हैं? आक्रामकता सीख लेते हैं। यह किसका विचार है? पहला ऑप्शन है कैटल के द्वारा यह कहा गया है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि ऑलपोर्ट के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन तीसरा है कि डॉलार्ड और मिलर के द्वारा यह शब्द बोले गए हैं, या फिर बंडूरा के द्वारा कहा गया है। तो देखिए जो प्रश्न कह रहा है कि किसी वयस्क के क्या है, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके क्या है, देखिए वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके व्यवहार को देखकर ही क्या करते हैं बच्चे, उसके व्यवहार को अपने में उतार लेते हैं, अपने में सीख लेते हैं। प्रश्न का अर्थ देखिए सही मायने में ये है यहाँ पर, ठीक है, कि बच्चे क्या है दूसरे की क्या करते हैं, नकल करते हैं, दूसरे की नकल करके सीखते हैं, दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं, दूसरे का क्या करते हैं, अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए ये सभी चीजें किसके द्वारा कही गई हैं, ये किसका विचार है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेंडूरा के द्वारा कहा गया है। देखिए बेंडूरा के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अधिगम करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, अवलोकन के माध्यम से या फिर अनुकरण के माध्यम से नकल करके सीखते हैं। दूसरों जिस प्रकार के उसके घर के व्यक्ति व्यवहार कर रहे होंगे, या उसके सामने कोई जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे होंगे, जब वही स्थिति आएगी तो वैसा ही व्यवहार वो बच्चा भी करेगा। देखिए उन्होंने एक वहां पर समझाया था, देखिए पार्क का, यदि आपको गुड़िया का यहाँ पर समझ ध्यान हो तो देखिए जो कहा था उन्होंने कि पार्क में उन्होंने क्या है, जो स्थिति पार्क में चल रही थी, एक गुड़िया डाल दी और जैसे ही एक लेडी वहां से गुजरी, वो गुड़िया उसके पैरों में लग गई, तो उसको गुड़िया को उठाकर उस लेडी ने क्या किया, एक थप्पड़ मार दिया। इसी प्रकार के व्यवहार को क्या है बेंडूरा ने वीडियो में वहां पर क्या कर लिया, सब दर्ज कर वीडियो बना लिया उसका, और वही जाकर वीडियो क्या किया, बच्चों को जाकर दिखा दिया। तो बच्चे के सामने जब वही गुड़िया वहां पर डाल दी और जैसे ही पैर लगा वहां पर, तो देखिए बच्चे भी उसी प्रकार का व्यवहार अपनाने लगे थे। तो देखिए जिस प्रकार का बच्चे व्यवहार देखते हैं उसी प्रकार का व्यवहार बच्चे अपना लेते हैं। बेंडूरा के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि बेंडूरा के द्वारा, अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कैटल की बात करते हैं। तो देखिए पहले ऑलपोर्ट को देखते हैं। देखिए ऑलपोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व का पहला शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा, यदि पूछता है आपसे कि व्यक्तित्व का पहला शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, व्यक्तित्व का पहला शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको एलपोर्ट को याद रखना है। एलपोर्ट के द्वारा दो शील गुण बताए गए हैं, एक तो सामान्य शील गुण जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और दूसरा है विशिष्ट शील गुण। जैसे महात्मा गांधी में देखिए हर बात में अहिंसा का, देखे आप अहिंसा शब्द सुनेंगे, रावण की हर बात में क्या है, आपको घमंड नजर आएगा। तो देखिए ये सभी जो विशिष्ट शील गुण किस में पाए जाएंगे, विशिष्ट व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपसे पूछता है देखिए कि तरल बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तरल बुद्धि का सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया है। डॉलार्ड मिलर की बात आती है तो डॉलार्ड मिलर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, आपको याद रखना है कि सामाजिक शिक्षा और नकल का सिद्धांत डॉलार्ड और मिलर के द्वारा दिया गया है। तो इतने पॉइंट यहां से याद रखिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। कह रहा है कि देखिए जो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग के द्वारा, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया है, उसमें से उनके द्वारा देखिए 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो वो कह रहा है कि देखिए कौन सी एक अवस्था यहाँ पर कोहल वर्ग के द्वारा नहीं बताई गई है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन दूसरा है रूढ़िगत अवस्था, ऑप्शन तीसरा है प्राक रूढ़िगत, और ऑप्शन चौथा है पश्चात रूढ़िगत। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो संवेदी प्रेरक है वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। जो नैतिक
नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें कोहलबर्ग के द्वारा देखिए 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो देखिए रूढ़िगत स्तर, जो पहला है वो है प्राक रूढ़िगत स्तर, दूसरा है रूढ़िगत स्तर और जो तीसरा है वो क्या है, पश्चात रूढ़िगत स्तर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नैतिक विकास का संबंधी सिद्धांत है वो किसके द्वारा, लोहेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा सीटेट में, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। देखिए जो संवेदी प्रेरक अवस्था है ये जीन पियाजे के द्वारा जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं उसकी एक अवस्था का नाम क्या है, संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो आपको याद रखना है जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग, यहाँ पर हेडलाइन करूंगा, आपको यहाँ पर देखिए बना के रखना है आपको कि जो विशिष्ट बालक हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको इसको बिल्कुल विधिवत अच्छे तरीके से समझना है इस प्रश्न को। तो कह रहा है कि देखिए एक ऐसी विशेषता यहाँ पर दी गई है जो विशिष्ट बालकों की नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी और क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ऑप्शन दूसरा है यहाँ पर उनका शब्दकोश क्या होता है, अधिक विकसित होता है तथा पढ़ने और लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। तीसरा कह रहा है कि वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों के ऊपर नहीं रखते हैं। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि वे चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में क्या होते हैं, बहुत अभिप्रेरित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए विशिष्ट बालक होते हैं, जो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की यहाँ पर बात की गई है, तो देखिए ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 के ऊपर होती है या 140 के ऊपर होती है। ऐसे बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत या प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब देखिए जो विशिष्ट बालक हैं या प्रतिभाशाली बालक हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए टर्मेन के द्वारा कहा गया है कि देखिए जिनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है वो बालक विशिष्ट बालकों या फिर देखिए प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। तो आपको इसको याद रखना है। अब देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर कह रहा है कि वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से क्या करते हैं, जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, लेकिन हमसे देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पूछा गया था। तो देखिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। अब देखिए पहला ऑप्शन है परिवार और समाज, ऑप्शन दूसरा है परिवार एवं मीडिया, ऑप्शन तीसरा है विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन चौथा कह रहा है कि मीडिया एवं पास पड़ोस। तो देखिए आपको पहले सामाजिकरण देखना है कि सामाजिकरण देखिए क्या होता है। तो देखिए सामाजिक वातावरण में क्या है, अपना अनुकूलन या समायोजन बनाए रखना क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है देखिए बच्चे में जन्म से ही शुरू हो जाती है। देखिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा ये एग्जाम में कि सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक में कब शुरू होती है, जन्म से ही होती है या फिर शैशवावस्था से होती है, बाल्यावस्था से होती है या फिर किशोरावस्था से होती है या फिर प्रौढ़ावस्था में शुरू होती है। ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे और पूछ लिया जाएगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक में कब शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि बालक में जन्म से ही क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो क्या है, जन्म से ही वो क्या करता है, अपने पास पड़ोस के जो देखिए उसके जो खिलाने के लिए जो बच्चे आएंगे उसके साथ में जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं, इसके अलावा देखिए जो परिवार के साथ में रहता है तो देखिए उनके साथ में अनुकूलन व समायोजन वो क्या कहलाएगा, देखिए क्या कहलाएगा, सामाजिकरण कहलाएगा। देखिए व्यक्ति का क्या होता है कि समाज के जो मापदंड हैं, जो नियम हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो लोकाचार हैं, उनके साथ में अनुकूलन बनाए रखना ही क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। अब देखिए जो सामाजिकरण है इसकी जो यहाँ पर है वो हम देख लेंगे। यहाँ पर कि कह रहा है कि द्वितीय एजेंसी पूछ रहा है कि द्वितीय एजेंसी का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि परिवार या पास पड़ोस होता है, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि परिवार और मीडिया, और ऑप्शन तीसरा कह रहा है यहाँ पर कि विद्यालय और मीडिया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय और मीडिया द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। जो परिवार होता है वो प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो आपको परिवार को भी याद रखना है कि बच्चा जो सर्वप्रथम सीखता है वो किसके द्वारा सीखता है, परिवार के द्वारा सीखता है। परिवार के द्वारा ही उसका क्या होता है,
देखिए परिवार के द्वारा जो उसकी माँ होती है वो प्रारंभिक शिक्षिका के रूप में होती है। तो याद रखना है कि यदि आपसे पूछता है कि प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण क्या है, तो परिवार और मीडिया लगाना है आपको। देखिए द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी पूछा है यहाँ पर। देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है, देखिए 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, विद्यालय जाने की अवस्था होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि देखिए यहां पर कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आपको यहां पर समझना है। और व्यक्तिगत विभिन्नता देखिए सीटेट एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपोर्टेंट लगा लेना है, आईएमपी लगा लेना है आपको कि सीटेट एग्जाम के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता से आपके एग्जाम में 90% तक बिल्कुल, मैं देखिए 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए ये टॉपिक है, बिल्कुल सीटेट का ये टॉपिक है और सिलेबस में भी है। तो देखिए सभी प्रश्न हमने बिल्कुल सिलेबस पे आपके आधारित रखे हैं। तो आपको बिल्कुल देखिए यहाँ पर कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, या फिर ऑप्शन दूसरा है कि जन्मजात विशेषता होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन तीसरा है कि पर्यावरण के प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन चौथा यहां पर कह रहा है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच क्या है, जटिल पारस्परिक क्रिया के कारण या अंतः क्रिया के कारण क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो होती क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो देखिए व्यक्त प्रकृति का नियम है, बिल्कुल आपको इसको याद रखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जो मैं बता दूंगा आप इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो क्या होती है, देखिए प्रकृति का नियम है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कार्य करने का तरीका हो, उसका व्यक्तित्व हो, चाहे उसकी बुद्धि की बात हो, या फिर देखिए चाहे उसके भौतिक रूप से उसकी शारीरिक बात हो, देखिए किसी भी तरीके से कोई भी दो व्यक्ति क्या है आपस में समान नहीं हो सकते। ये प्रकृति का क्या है नियम है, वो क्या है अलग अलग ही होंगे। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, चाहे देखिए बुद्धि हो, कार्य करने का तरीका हो, या फिर व्यक्तित्व की बात हो, तो देखिए कभी भी कोई व्यक्ति समान नहीं होते, सबको क्या होता है अलग अलग होता है। तो यही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। चाहे वो सीखने की क्षमता हो, चाहे देखिए वो पढ़ाने की क्षमता हो, सभी का अलग अलग तरीका होगा, सभी के पढ़ने की अलग अलग तरीका होगा, सभी के चिंतन की अवस्था अलग अलग होगी। कोई ज्यादा चिंतन करता है, कोई कम चिंतन करता है, किसी की कोई चीज पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो देखिए ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता के उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो प्राथमिक कारण है वो क्या होगा, क्या पर्यावरण के प्रभाव के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं, या फिर देखिए जन्मजात ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्ति में होती हैं। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक तो होती है जन्मजात, और पर्यावरण के क्या है पारस्परिक क्रिया के कारण, अंतः क्रिया के कारण क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो देखिए जो प्राथमिक कारण है वो क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान, कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए इंपोर्टेंट बिल्कुल परिभाषा है और आपको इसको याद रखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि स्टैनले हॉल के द्वारा यह कहा गया है। ऑप्शन दूसरा है कि जरसील्ड के द्वारा कहा गया है, सिम्पसन के द्वारा कहा गया है, या फिर क्रो के द्वारा कहा गया है। तो देखिए यह परिभाषा है स्टैनले हॉल को। तो स्टैनले हॉल की परिभाषा है, स्टैनले हॉल की परिभाषा को आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए जो दूसरी इंपोर्टेंट मैं परिभाषा बताऊंगा वो याद रखना है आपको, किलपैट्रिक की। देखिए किलपैट्रिक और जॉन डीवी के जो शिष्य हैं, किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं, जॉन डीवी के शिष्य हैं। तो देखिए किलपैट्रिक के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उनके द्वारा कहा गया है कि जो किशोरावस्था है वो क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिए कठिन से आपको याद रखना है किलपैट्रिक, तो आप ऐसे याद रख सकेंगे कठिन से किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है कि जीवन का जो सबसे कठिन काल है वो कौन सा है, किशोरावस्था है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इंपोर्टेंट परिभाषा है वो है सिम्पसन की। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन के द्वारा कहा गया है कि किशोर अपने समूह में क्या है एक स्थिति प्राप्त करना चाहता है, वो वह क्या है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में क्या है स्वीकार किया जाना चाहता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, सिम्पसन के द्वारा कहा गया है कि किशोर क्या है अपने समूह में श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में क्या है स्वीकार किया जाना चाहता है। ठीक है, ये परिभाषा सिम्पसन के द्वारा की गई है। देखिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी
कहा है? किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। 20वीं शताब्दी किसकी है? 20वीं शताब्दी है बालक की शताब्दी। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ठीक है। बच्चों को क्या है? सहयोग देना, संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको उनको क्या है? सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है प्रबलन का उदाहरण है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि मॉडलिंग का है, या फिर अनुबंधन का है, या फिर पाठ या ढांचा, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाठ या ढांचा क्या होता है कि शुरुआत अवस्था में क्या है? बच्चों को संकेत देना, और जब उनको आवश्यकता पड़े तब उनको क्या है? सहयोग प्रदान करना किसी भी कार्य में। तो इसको क्या बोलते हैं? पाठ या ढांचा तैयार करना। क्या क्या कहलाता है? पाठ या ढांचा कहलाता है, ठीक है। तो पहला यहां पर देखिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रबलन की बात करते हैं तो प्रबलन क्या है? देखिए कोई भी ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में क्या कर दे? अनुक्रिया की संख्या में देखिए वृद्धि कर दे, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? प्रबलन कहलाएगी। जो प्रबलन होता है इससे क्या है? देखिए कार्य करने की क्या है? दर बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है और क्या है? उसने बच्चे को होमवर्क दिया है, और जैसे ही वो बच्चा होमवर्क टीचर के पास में चेक करवाने के लिए जाता है तो वो क्या है? बच्चे को क्या है? वेरी गुड दे दिया टीचर के द्वारा, ठीक है। बच्चे को क्या है? कॉपी में वेरी गुड दे दिया। अब जैसे ही उसको वेरी गुड मिलेगा तो वो क्या करेगा? वेरी गुड उसको क्या है? प्रेरित करेगा, ठीक है। पुनर्बलन का काम करेगा, यहाँ पर प्रेरणा का एक काम करेगा यहाँ पर। इसलिए क्या है? बच्चा कार्य क्या है? उसके कार्य करने की दर बढ़ जाएगी, वो क्या है? कार्य को और ज्यादा करेगा, और ज्यादा अच्छे करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो ठीक है। इसके बाद देखिए अनुबंधन की बात करते हैं। तो देखिए अनुबंधन क्या है? जब भी कोई प्राणी क्या करता है? अनुक्रिया करके उद्दीपक या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो देखिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अनुबंधन बोलते हैं। देखिए अनुबंधन के देखिए आपको एक और यहां से पॉइंट याद रखना है। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है, तो देखिए पावलाव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, जिनके द्वारा देखिए जिनके द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है। कह रहा है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? सॉरी सही है। यहां पर देखिए बिल्कुल यहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैंने यहां पर देखिए बोला है। कह रहा है कि कौन सी बात सही है वृद्धि और विकास के बारे में। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास क्या है? बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि वृद्धि क्या होती है? संतोषजनक है तथा विकास क्या होता है? स्वतः हो जाता है। दोनों क्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ क्या होती हैं? चलती रहती हैं। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहां पर दूसरा बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो वृद्धि है वो क्या होती है? शैशवावस्था में आपको ज्यादातर जो सबसे ज्यादा वृद्धि होती है शरीर में वो शैशवावस्था में आपको देखने को मिलेगी। देखिए चाहे वो शरीर हो या देखिए मस्तिष्क की बात हो, तो 90% तक क्या हो जाता है? इसका शैशवावस्था में ही विकास हो जाता है, इसकी वृद्धि हो जाती है। लेकिन देखिए विकास है वो क्या है? जीवन पर्यंत सतत रूप से चलने वाली क्रिया है। देखिए क्या होता है विकास? देखिए चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो, देखिए समाज के द्वारा भी विकास होता है बच्चों का, या फिर वो किसी भी तरीके से हो, वो क्या है? विकास क्या है? लगातार बाह्य कारक है जो लगातार क्या है? जीवन भर सतत रूप से चलता रहता है। स्किनर के द्वारा कहा गया है कि विकास बहुत धीमी और क्या है? सतत प्रक्रिया है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? देखिए कह रहा है कि किसके द्वारा बौद्धिक विकास को आयु से रिलेट करके यहां पर बताया गया है। पहला ऑप्शन है जेरोम एस, यहां पर ब्रेनर नहीं, यहां पर ब्रूनर है। देखिए यहां पर ब्रूनर है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि डेविड आशुबेल या फिर हिल्डा टाबा के द्वारा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के द्वारा अपने ही बच्चों पर क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अपने ही बालकों पर विकास की इन्होंने क्या है? 4 अवस्थाएं बताई थी। इनके द्वारा बताया गया था कि बालक का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। जो पहला ऑप्शन देखिए जो अवस्था बताई थी उनके द्वारा संवेदीगामक अवस्था, इसके बाद संवेदीगामक, और दूसरी जो अवस्था थी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और जो चौथी अवस्था थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जो विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पहला सिद्धांत था वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था और दूसरा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो किसके द्वारा, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। देखिए डेविड आशुबेल की बात करते हैं तो डेविड आशुबेल के द्वारा सार्थक अधिगम का सिद्धांत यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा दिया गया था तो सार्थक अधिगम का सिद्धांत डेविड आशुबेल के द्वारा दिया गया था। हिल्डा टाबा की बात करते हैं तो देखिए इनके द्वारा टाबा मॉडल प्रस्तुत किया गया था जो सीखने के अनुभव में क्या है, सामग्री के संग्रहण को क्या है, बढ़ावा देता है। हिल्डा टाबा के द्वारा टाबा मॉडल प्रस्तुत किया गया था, इसको आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, बताना है आपको कि मानव का विकास का प्रारंभ कब होता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में होता है, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि गर्भकाल से ही शुरू होता है, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि शैशवावस्था में होता है या फिर उत्तर बाल्यावस्था में होता है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव का विकास है वो क्या है, गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो गर्भकाल की अवधि होती है वो सामान्यतः 0 से 9 माह तक होती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था होती है। शैशवावस्था की बात करते हैं तो देखिए जन्म से 5-6 वर्ष की उम्र क्या कहलाती है, शैशवावस्था की उम्र कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो देखिए 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, यहां पर उत्तर बाल्यावस्था के रूप में यहां पर देखी जाएगी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है और कह रहा है देखिए बुक्स से संबंधित प्रश्न है, इंपोर्टेंट भी है, इसको आपको याद रखना है। कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है E.L. थर्नडाइक, ऑप्शन दूसरा है V.F. स्किनर, ऑप्शन तीसरा है I.P. पावलोव और ऑप्शन चौथा यहां पर कह रहा है कि R.M. गैने के द्वारा। तो देखिए जो पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसकी देखिए किसके द्वारा रचना की गई है तो देखिए R.M. गैने की एक पुस्तक का नाम है, तो ऑप्शन चौथा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थर्नडाइक की बात करते हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी, थर्नडाइक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है, एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक थर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। देखिए इसके अलावा स्किनर की बात करेंगे तो स्किनर के द्वारा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा लिखा गया है तो देखिए स्किनर की पुस्तक का नाम है। I.P. पावलोव की बात करते हैं तो देखिए कंडीशनड रिफ्लेक्स किसके द्वारा लिखी गई है, पावलोव की पुस्तक का नाम है, तो इसको आपको याद रखना है, क्या, कंडीशन रिफ्लेक्स्ड। चलिए देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गैने के द्वारा 8 अवस्थाएं बताई गई थी अधिगम की, जिसमें से देखिए आपको सबसे पहली अवस्था याद रखना है और सबसे लास्ट की अवस्था याद रखना है। जो सबसे पहली अवस्था थी वो थी संकेत अधिगम, इनके द्वारा बताया गया था कि देखिए संकेत के माध्यम से बच्चा सीखता है, और जो लास्ट अवस्था थी वो थी समस्या समाधान अधिगम स्तर। तो देखिए लास्ट अवस्था भी याद रखना है आपको और पहली अवस्था याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। यहां पर देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बताना है कि कौन सा एक यहां पर ऐसा ऑप्शन है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को यहां पर बताता है। देखिए एक विशेषता है उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि यहां पर संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि अस्थिगत अनुकरण और पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन चौथा कह रहा है यहां पर कि प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की यहां पर बात कर रहा है। तो देखिए जो मूर्त पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जो पहली अवस्था है मैंने बता चुका हूं आपको पहले कि संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन देखिए जो दूसरी अवस्था बताई गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उसी के बारे में यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी एक विशेषता यहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो संरक्षण का सिद्धांत है वो किस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा, संरक्षण किस अवस्था में देखने को मिलेगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलेगा। अब देखिए जो संरक्षण है वो आपको देखिए किस में पाया जाता है, तो आपको आकृतियों में देखने को मिलेगा। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि संरक्षण का देखिए संरक्षण
किसमें देखने को मिलेगा, तो आकृतियों में देखने को मिलेगा। देखिए जो संरक्षण है वो होता क्या है, पहले आप इसको समझिए। देखिए बच्चा यह समझने लगता है कि किसी भी वस्तु को क्या है, किसी भी वस्तु के फिजिकल रूप से उसमें क्या है, देखिए भौतिक वस्तु की क्या है, देखिए आकृति को क्या है बदल देने पर उसके क्या है जो मूल गुण होते हैं उसमें क्या है कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए जैसे एक कप दिया गया है यहाँ पर, देखिए एक गिलास है और मैंने उसमें क्या है एक हैंडल लगा दिया यहाँ पर और कप बना दिया, तो बच्चा अभी भी समझेगा यहाँ पर कि देखिए यदि ये हैंडल यहाँ पर हटा दिया जाए, ये हैंडल यहाँ से हटा दिया जाए, तो अभी भी इससे क्या है गिलास प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, संरक्षण का सिद्धांत बोलेंगे। तो जो संरक्षण का सिद्धांत वो किस में पाया जाता है, आकृतियों में पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। देखिए जो कक्षा समावेशन की बात करते हैं, तो देखिए कक्षा समावेशन भी आपको किस में देखने को मिलेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अब अगला प्रश्न, देखिए आकलन मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर कह रहा है, तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को क्या है समझना। ऑप्शन तीसरा है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनका क्या है नामांकन करना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखिए जो आकलन होता है उसका क्या होता है, जो देखिए आकलन होता है वो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि जो आकलन है वो किसमें लगातार होता रहता है। जो एक शिक्षक है उसके द्वारा आकलन क्या है लगातार होता रहता है। बच्चे को देखिए क्या है आकलन के माध्यम से समझा जाता है कि उसको किस क्षेत्र में देखिए अधगम के किस क्षेत्र में उसको कठिनाई हो रही है, बच्चा उन चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, और यदि नहीं समझ पा रहा है तो उसको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ये सभी आकलन के अंतर्गत चीजें देखी समझी जाती हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट है उसमें क्या है उसके बारे में बच्चों को क्या है स्पष्टता, और जो क्या है बच्चा जहां पर अटक रहा है, कहां पर वो यहां पर भ्रमित हो रहा है, किस चीज में क्या है उसको भ्रांति प्राप्त हो रही है, वो कहां पर उस चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो यहां पर क्या है उस चीज को समझने में क्या है आकलन का क्या है उद्देश्य होता है। तो यहां पर दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आकलन है ये भी प्रश्न बनता है कि यहां पर कौन सा उद्देश्य आकलन का नहीं है। बिल्कुल देखिए ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उद्देश्य आकलन का नहीं है। तो देखिए जो विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, तो देखिए विद्यार्थियों को क्या है श्रेणी में बांटना आकलन का उद्देश्य नहीं होता, ना ही उसको क्या है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना होता है, और ना ही उसको प्राप्तांकों के आधार पर उसका क्या है नामांकन करना होता है। तो इन तीनों पॉइंटों को भी आपको इसके साथ में इन तीनों को भी याद रखना है कि देखिए ना तो उसको देखिए उसकी परीक्षा लेना होता है, ना ही उसको जज करना होता है। यहाँ पर उसको क्या है देखिए सिर्फ इतना देखना होता है कि क्या है वो समझ रहा है चीजों को या नहीं समझ रहा है, और समझ रहा है तो कहां पर वो क्या है उसको प्रॉब्लम हो रही है, या किन चीजों में वो क्या है अटक रहा है, और किस स्तर तक उसने क्या है अपने उद्देश्यों को देखिए जो हम उसको बताना चाहते थे क्या वो चीजें उसने समझी हैं या नहीं समझी हैं। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। ठीक है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह किसका कथन है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है होलिंगबर्थ का, ऑप्शन दूसरा है गेट्स व अन्य का, ऑप्शन तीसरा है स्किनर का, या फिर रॉस का। तो देखिए जो सीखने का पठार है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए पठार क्या होता है, किसके कारण होता है, थकान के कारण होता है, या देखिए आप कभी कभी आपकी जो पढ़ाई देखिए कोई भी व्यक्ति क्या है लगातार पढ़ाई नहीं कर सकता है। ठीक है, कभी उसमें उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं उससे क्या है उसमें क्या होता है पठार बन जाता है। देखिए आपको मैं ग्राफ के माध्यम से यहां समझा देता हूं। जो पठार क्या है वो कुछ इस तरह से, जो यहां पर जो क्या है पठार है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है थकान या किसी माध्यम से क्या है पढ़ाई का रुक जाना, कुछ समय के लिए लगातार नहीं रुकती, पढ़ाई का क्या है कम हो जाना, एक क्रम में हो जाना, वो क्या है पठार कहलाता है। अब देखिए जो पठार है उसको आपको बताना है कि ये परिभाषा यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया है, रॉस के द्वारा कहा गया है। देखिए पठार क्या है रुकना नहीं है, पठार क्या है रुकना नहीं है, लेकिन क्या है कि पढ़ाई का क्या है धीमा हो जाना किसी कारणवश, तो क्या उसको बोलते हैं पठार बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए स्किनर की परिभाषा भी आपको यहां पर याद रखनी है, क्योंकि स्किनर की परिभाषा यहां पर इंपॉर्टेंट है और देखिए पूछी भी जा चुकी है। तो देखिए स्किनर के द्वारा कहा गया है कि पठार क्या है, एक देखिए जो क्षैतिज रेखा यहां पर बन रही है ना, तो स्किनर के द्वारा कहा गया है कि पठार है जो एक क्षैतिज प्रसार है। क्या है, एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें क्या होता है
है, उन्नति का बोध नहीं होता है। किसमें क्या नहीं होता है? उन्नति का बोध नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो स्किनर की इस परिभाषा को याद रखिएगा आप। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका, देखिए कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है जो क्या है, बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है। वो क्या कर रही है कि देखिए एक अध्यापिका है, बच्चे को वो क्या कर रही है कि समस्या आने पर उसको क्या है, समाधानकर्ता बनने के लिए क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है। तो इसके बारे में आपको देखिए विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। कह रहा है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित कर सकती है वो, या फिर केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, या फिर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, या फिर उनको क्या है, दंड देकर प्रोत्साहित कर सकती हैं। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर क्या है, आधारित विचार का मंथन करके। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ना तो दंडित करके उनको क्या है, प्रोत्साहित कर सकते हैं, और ना ही उनको क्या है, ज्ञान देकर। वो क्या है, सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर क्या है, आधारित क्या करके, विचार मंथन करके क्या है, उनको प्रोत्साहित कर सकती है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट कथन है यहाँ पर एक और, देखिए अधगम से संबंधित है और इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन क्या है? देखिए क्या है, अधगम है। यह किसके द्वारा कहा गया है? कि देखिए व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या अधगम है? यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, या फिर देखिए यहाँ पर स्किनर के द्वारा। तो देखिए परिभाषाओं को आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि परिभाषा से रिलेटेड आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल एक वीडियो पर लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए इसका सही आंसर बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधगम कहलाता है। देखिए व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधगम कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है कि अधगम क्या है। तो देखिए व्यवहार के कारण, देखिए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधगम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए वुडवर्थ की परिभाषा भी आपको याद रखना है, क्योंकि वुडवर्थ की परिभाषा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि वुडवर्थ के द्वारा क्या कहा गया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं की अर्जन की प्रक्रिया क्या है? अधगम है। तो देखिए जहां पर आपको नवीन दो शब्द देखने को मिले अधगम से रिलेटेड, वहां पर कौन सी परिभाषा हो जाएगी? वुडवर्थ की परिभाषा हो जाएगी अधगम के बारे में। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए क्या कहा गया है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। तो वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधगम कहलाती है। इसके बाद देखिए एक परिभाषा यहाँ पर स्किनर के द्वारा बताई गई है। स्किनर के द्वारा कहा गया है कि देखिए सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है? प्रक्रिया है। देखिए इसके बाद क्रो की परिभाषा, क्रो के द्वारा कहा गया है कि आदतों अभिवृत्ति और क्या है? ज्ञान का अर्जन। आदतों अभिवृत्ति और क्या है? ज्ञान का अर्जन। तीन शब्द आपको क्रो एंड क्रो से यहाँ पर याद रखने हैं कि देखिए आदतों अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही क्या है? अधगम है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्याजे आपके एग्जाम के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए प्याजे को पूरी तरीका से बिल्कुल कंप्लीट करके जाइएगा, और यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो देखिए बिल्कुल डेली के जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको आप देखिएगा, तो बिल्कुल आप देखिए प्याजे को यहाँ पर कवर कर पाएंगे। अब देखिए जो प्याजे के द्वारा यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? ऑप्शन पहला है स्कीमा, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि अवलोकन अधगम, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि अनुबंधन, ऑप्शन चौथा है प्रबलन। तो देखिए ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिमाग में छोटे छोटे, देखिए जो छोटी छोटी बच्चों की क्रियाएं होती हैं, जो वो क्या है, उनके मानसिक रूप से संबद्ध होती हैं। प्याजे के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे की छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या है? बच्चे के मस्तिष्क से, बच्चे से मानसिक तौर से जुड़ी होती हैं। तो उस क्रियाओं को क्या बोलते हैं?
स्कीमा बोलते हैं। तो इस शब्द को आपको याद रखना है कि स्कीमा शब्द किसके द्वारा दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो देखिए पियाजे के द्वारा दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। देखिए अनुबंधन में आपको बता चुका हूं कि अनुबंधन क्या होता है कि देखिए जब कोई प्राणी अनुक्रिया करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या क्रिया करके अपने लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुबंधन कहते हैं। इसके क्या होता है, अधगम होता है। प्रबलन बता चुका हूं, ठीक है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को सटीक व्याख्या नहीं करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण एक अंतःक्रिया है। ऑप्शन दूसरा है कह रहा है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही क्या होता है, उपयोगी होता है। तो देखिए यही नेगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि बोलता कि शिक्षण में यदि यहां पर देखिए केवल ना होता तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण शिक्षक के लिए उपयोगी तो होता ही होता है, लेकिन छात्र के लिए भी क्या होता है, उपयोगी होता है। तो देखिए जो शिक्षण है वो क्या है, एक अंतःक्रिया है। शिक्षक और छात्र के मध्य एक अंतःक्रिया के माध्यम से ही क्या है, एक शिक्षण को सफल माना जाता है। देखिए जब एक शिक्षक होता है और छात्र होता है, दोनों के बीच में जब शिक्षण और अधगम की प्रक्रिया चलती है तो इसी को क्या बोलते हैं, सफल शिक्षण बोलते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है कि शिक्षण कला और विज्ञान। देखिए शिक्षण क्या है, एक पढ़ाने की कला भी है, और देखिए विज्ञान का होना भी क्या है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से यदि आप पढ़ाते हैं तो ये भी बहुत जरूरी होता है शिक्षण में, ठीक है। कह रहा है कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल। तो देखिए यहां पर जो हमसे पूछा था कि नहीं है, तो यहां पर जो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन दूसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, जिसको देखिए मानसिक उद्दोलन विधि भी बोलते हैं हिंदी में। इसको याद रखना है, कभी कभी इसका नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है, मानसिक उद्वेलन विधि, ठीक है, मानसिक उद्वेलन विधि। देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है। कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से शिक्षण की विधि बताना है आपको कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन दूसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, जिसको मानसिक उद्वेलन विधि भी बोलते हैं। तीसरा है साक्षात्कार विधि। चौथा है अन्वेषण विधि, या फिर जिसको खोज विधि भी बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो साक्षात्कार है वो देखिए एक शिक्षण की विधि नहीं है, वो क्या है, देखिए अवलोकन की विधि है एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। देखिए जो इंटरव्यू होता है वो क्या है, एक शिक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। साक्षात्कार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू, जो क्या है, एक शिक्षण विधि नहीं है। अब प्रश्नोत्तर विधि की बात आती है तो देखिए जो प्रश्नोत्तर विधि है, यदि आपसे पूछता है कि प्रश्नोत्तर विधि किसके द्वारा दी गई है, तो आपको याद रखना है सुकरात के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि दी गई है। यदि आपसे पूछता है कि प्रश्नावली विधि किसके द्वारा दी गई है, तो आपको याद रखना है कि प्रश्नावली विधि अलग है और प्रश्नोत्तर विधि अलग है। दोनों में आपको फर्क समझना है। जो प्रश्नावली विधि है वो वुडवर्थ के द्वारा दी गई है, RS वुडवर्थ के द्वारा दी गई है, और जो प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात के द्वारा दी गई है। तो दोनों में आप अंतर समझिएगा, दोनों एक ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे देखिए प्रश्नावली विधि पूछा जाता है और उसमें सुकरात आंसर लगा के आते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, उनका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। दोस्तों देखिए सभी प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, और यदि वीडियो देखिए आपको सभी प्रश्न यहां पर समझ में आए हों तो बिल्कुल देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। बिल्कुल देखिए कमेंट करना बिल्कुल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपसे रूबरू मैं कमेंटों के माध्यम से ही हो पाता हूं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए और एक यहाँ पर बात बता देता हूँ, कोई भी भाई बहन SSC सुपर टेट, SSC GD, SSC CGL, या फिर देखिए सुपर टेट एग्जाम, UP PET, लेखपाल एग्जाम की, UP पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो देखिए डेली करंट अफेयर से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो अपडेट किए जाते हैं यहाँ पर। तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से वीडियो को देखिएगा, और यदि कोई भी भाई बहन इससे संबंधित तैयारी कर रहा हो जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता हो जिस भी एग्जाम में, तो बिल्कुल आप करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो, ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूं, थोड़े से समय में आप डेली करंट अफेयर्स यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए इसी क्रम में देखिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।